गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 488वें हिंदी सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। ये हमारा हिंदी सेशन है जो कि 7:30 से 8:30 तक चलेगा। और इसी क्रम में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह सर। और सर का टॉपिक है आज का रेपर्टरी के मन अध्याय से इग्नेशिया औषधि की मानसिक स्थिति को समझना। इससे पहले कि सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर ने अपना BHMS 2002 बैच में किया है और MD साइकियाट्री सब्जेक्ट से किया है 2014 में। और सर बेसिकली लखनऊ से है और उनकी क्लिनिक भी लखनऊ में है। 2004 से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब लगभग के 20 सालों से। संझा होम्योपैथी सेंटर लखनऊ, ये सर की क्लिनिक का नाम है। और सर मंथन नाम का एक एजुकेटिव वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें वो काउंसलिंग, मोटिवेशन और जरूरतमंद पेशेंट्स को थेरेपी देते हैं, साइकोथेरेपी। और लखनऊ के शक्ति विद्यापीठ इंटर कॉलेज में सर मोटिवेटर और काउंसलर एज विजिट करते हैं। और सर ने इसके पहले एक सेमिनार दिया है, इजीएस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑन माइंड रूब्रिक्स ऑफ रेपर्टरी विथ एग्जांपल ऑफ सॉल्व्ड केसेस। और सर ने ऑलरेडी बहुत सारे सिटीज में डिफरेंट लेक्चर्स दिए हैं। जैसे कि मोस्टली सर अंडरस्टैंडिंग माइंड रूब्रिक्स ऑफ रेपर्टरी विथ एग्जांपल ऑफ सॉल्व केसेस, ये ही सर का रहता है टॉपिक। और सर ने हाजीपुर, पटना, खड़गपुर, गरबीटा, देवरिया, बरेली और ऐसे कई सारे शहरों में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स किए हैं। और सर हेयर ट्रांसमिशन जो है डॉक्टर बी सहानी सर का, उसके थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। तो सर मैं आपका IFPH के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ और प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। IFPH को सबसे पहले मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने परम गुरु डॉक्टर सहानी सर को चरण स्पर्श करता हूँ और इस मंच पे सभी उपस्थित बुद्धिजीवों का प्रणाम करता हूँ। मैं अपने 3 मित्रों का भी नाम लेना चाहूँगा जिनके प्रेरणा स्वरूप मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर श्यामल किशोर और डॉक्टर SK तिवारी। ये 3 मित्रों का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। अभी मैं ये शेयर कर रहा हूँ, एक अच्छा सेकंड। जी सर। शेयरिंग है, आवाज आ रही है? यस सर, विजिबल भी है स्क्रीन। ओके जी, ठीक। आज की जो टॉपिक है इग्नेशिया है, और मैं टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं बस 2-4 मिनट का मैं टाइम लूंगा। जो एक केस है जो मेरे दिलो दिमाग पर इग्नेशिया को लेके मैंने जो शुरुआती दौर में प्रैक्टिस की थी, वो हमेशा छाई रही। और जब भी इग्नेशिया की बात आती है तो वो केस मेरे दिमाग में जरूर आता है। केस था कि एक पेशेंट जो है मेरे पास लगभग 2 साल से डिप्रेशन की दवा उसकी चल रही थी, और उसका लड़का लखनऊ में ही पुलिस विभाग में था। तो उसको लेके मेरे पास आया, और जब मैंने केस लिया तो सारांश ये था कि जो पेशेंट था वो इसलिए परेशान था, इसलिए उसको सारी तकलीफ हुई थी
एक वो स्कूल में, गाजीपुर के स्कूल में हेडमास्टर था, और वो पूरा प्राइमरी स्कूल का। और वहां पे रात को चोरी हो जाती है। चोरी में मेन जो है, जो भगवान की जो मूर्ति है, घंटा है, और वहाँ जो सामान थे, सारी चोरी हो जाती है। उसके बाद में उसकी बीमारी शुरू होती है। बीमारी मतलब इस तरीके से होती है कि वो उसके दिलो दिमाग पर हमेशा छाया रहता है। कईयों जगह पे उसने जो है इवन ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट का ले रहा था, बट वो ठीक नहीं हो पा रहा था, रिकवरी नहीं हो पा रही थी। जब मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि भाई दिक्कत क्या है। बोला कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को आज तक भुला नहीं पाया कि मेरे रहते हुए मेरे कारण कैसे चोरी हो गई। तो मैंने कहा आप टीचर हो, आप सीधे जो है आप FIR करा दो, और आपकी तो रात को ड्यूटी तो थी नहीं। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरा जो है एक नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको लेके मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। और इतने ठीक होने के बाद में उसने मेरे से शेयर किया कि मैं इतना परेशान था कि एक दिन जो है मैं रस्सी लेके रात को आत्महत्या करने के लिए चला गया। लेकिन जब मैं आत्महत्या कर रहा था तो मेरे दिमाग में आ गया कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैं बहुत बुजदिल हूँ, और मैं भाग गया, और मेरे परिवार के लोग बारे में लोग हंसेंगे। और वो जो है वहां से फिर रात को 12-1 बजे जो भी गया था आत्महत्या करने, इस कारण से वो लौट आया कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे हमारे ये जो सोशल जो कंसर्न है वो हमारे लिए बहुत ही टिपिकल होगा, मेरे बेटे के लिए टिपिकल होगा। और बाकी सारी कई बातें की थी, लेकिन सारांश ये था कि मैंने उसको ये सारे केस लेने के बाद इग्नेशिया दिया था, और उससे काफी 100% रिकवरी हुई थी। तो आगे चल के मैं जब ये मेडिसिन डिस्कस करूंगा तो इस केस को थोड़ा सा और आगे हम क्लियरिटी देंगे कि आखिर ऐसा कैसे मैंने सोचा था। से इसको मैंने इग्नेशिया को 3 पार्ट में मैंने इसको समझने के लिए बांटा है। ये माइल्ड स्टेट ऑफ इग्नेशिया, मोरल स्टेट ऑफ इग्नेशिया, और डिस्पेयर एंड डिस्कॉन्टेंट स्टेट ऑफ इग्नेशिया। इसको माइल्ड स्टेट में होता क्या है कि इग्नेशिया इज वेरी mild and genuine person. He does anything with honesty and seriousness. He work always with full faith, loyalty and full faithfulness. वो बहुत ही एक तरीके से आप समाज में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक प्राणी है, बहुत ही अच्छा सोशल है, और कोई भी वर्क को बहुत ही सीरियसली लेता है। कोई भी काम को, चाहे अपना हो या किसी के लिए हो, वो पूरी तरीके से उसमें जी जान लगा के करता है। और इग्नेशिया इज ऑलवेज काइंड टू अदर्स, kind to others which leave a very good impression on other mind। अपने इस कारण वो दूसरे के दिमाग में, दूसरे के लोग जो सामने वाले के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। he does all these things just for reputation and position in the society। और इस तरीके का वो क्यों करता है, कारण है कि उसके दिमाग में एक दूसरा जो रिपुटेशन और पोजीशन को लेके वो बहुत ही कंसर्न रहता है। The Ignatia person have so many quality। वो he always concerned about his own rightness and duty, and the same time also honor and position in the society is very important for Ignatia। ये जो दो चीजें हैं वो पूरे होल मेडिसिन में उसके इग्नेशिया पर्सन के दिमाग में रहता है। एक तो वो अपना अधिकार और अपने कर्तव्य को जानता है, और दूसरा सेम टाइम में वो अपनी जो सामाजिक जो पोजीशन है, जो उसका जो समाज में जो उसका इज्जत है, उसको लेके बहुत ही ज्यादा इग्नेशिया उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसको महत्व देता है। सी फील दैट दीज टू थिंग्स आर टू बी अर्नड एट एनी कॉस्ट बट नॉट वाया थ्रू ऑटला। ये चाहता है कि ये सारी चीजें हम अपने बनाए रखें, अर्न करें, बट ये नहीं कि आपको नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध ऐसा कोई काम करे। ये काम करने के लिए वो जो सोशल जो वे है उस तरीके से वो इस चीज को अर्न करना चाहता है और इसको बनाए रखना चाहता है। बिकॉज ऑफ हिज मोरल एंड कॉन्शियस फीलिंग डो नॉट अलाउ हिम टू एनीथिंग रॉन्ग। जो उसकी जो
जो मोरल फीलिंग है, जो नैतिक, जो उसके दिमाग में शुरू से जो नैतिकता की जो भरा हुआ है, वो कभी उसको अलाउ नहीं करता कि कोई गलत रास्ते से किसी भी चीज को इस अपने सामाजिक जो पोजीशन है, जो सामाजिक जो अधिकार, जो इज्जत है, उसको वो हासिल करे। ही ऑलवेज टॉक ऑफ जस्टिस, राइट एंड ड्यूटी। और वो हमेशा अपने जस्टिस को, अधिकार को और कर्तव्य को, ड्यूटी को लेके हमेशा वो सजग रहता है, उसके बारे में बात करता है। बट वेन हर morality is suspected and exposed wrongly in the public, and become unbearable and give him lot of mental and physical discomfort। ये सारी चीजें जब कभी पब्लिकली कोई उसके ऊपर कोई संदेह करता है, किसी भी तरीके से उसकी मोरलिटी पे संदेह करता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। And the first stage, he will do anything with responsibility and honesty, and without expecting any reward or a word of thanks। वो जो जब ये ऐसी स्थिति रहती है तो उसको ये अपेक्षा नहीं रहता कि कोई मुझे थैंक्स दे दे। वो हमेशा ये मान के चलता है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे करना था, इसलिए मैंने कर दिया। उसको किसी से एक्सेप्टेशन नहीं रहता कि वो मुझे धन्यवाद दे या हमें बहुत ज्यादा उसके लिए प्रशंसा करे। एक्चुअली इफ ही हैज डन एनी वर्क फॉर अदर पर्सन, इग्नेशिया पर्सन थिंक्स व्हाट एवर ही हैज डन, आई हैव माय ड्यूटी। ये ड्यूटी की फीलिंग उसके अंदर रहती है। और इस स्टेट को हम माइल्ड स्टेट ऑफ इग्नेशिया से समझते हैं। आगे इसको समझने के लिए कुछ रूब्रिक्स है जो हम शेयर कर रहे हैं। माइल्डनेस, माइल्डनेस इसके जो है, इसकी उदारता, जो इसके अंदर आपके गुण है, इसके अंदर बहुत, इग्नेशिया के अंदर भी ये पाया जाता है। तो वो बहुत ही उदार व्यक्ति है, नरम व्यक्ति है, बहुत भी कठिन और विपरीत परिस्थिति नहीं हो तो बड़ी से बड़ी चीजों को आराम से जो है उसको टोलरेट कर लेता है। और एक रूब्रिक से इतना ज्यादा टोलरेट करता है, इतना ज्यादा माइल्ड होता है। माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बियर सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट। इस रूब्रिक्स में केवल सिंगल जो है इग्नेशिया ही है। एक बार मैं इस पे ऐसे एक पेशेंट के ऊपर में, एक देवरिया में मैं गया था, तो इस पे पेशेंट थी, लेडीज पेशेंट थी, उसका हस्बैंड बाहर रहता था और वो अपने मायके आई थी, तो मेरे पास उसको मायके वालों ने लाया था। तो उसकी दिक्कत क्या थी कि बार बार वो यूरिन जाती थी, लेकिन उसने अपने कोई कंप्लेन, अपने सास ससुर के साथ रहती थी लेकिन अपनी कंप्लेन कुछ नहीं की थी, और केवल बस यही बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड अगले महीने आएंगे तो ये बोले हैं कि हम दिखा देंगे। और सारी ड्यूटी जो अपने सास ससुर को जो सेवा करनी चाहिए था, जो सारी खाना पीना जितना भी कुछ था, उस स्थिति में भी वो परेशान थी, बहुत परेशान थी। उस स्थिति में भी वो उस अपने ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सारी चीजों को कर रही थी। और मैंने जब उसको देखा था, बॉडी लैंग्वेज और उसके जो एक्सप्रेशन देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि उसको कोई कंप्लेन ही नहीं है। सारी चीजें अपने साथ और सास ससुर के साथ मैंने बोला भी कि भाई आपको ये दिखाना चाहिए, आप क्यों नहीं, आप जो है अपने सास ससुर को बोल रही हो। तो बोले कि नहीं, उन्होंने कहा है कि ठीक हो जाएगा, तो मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, मुझे शर्म लगती है, और इसके बाद आएंगे तो दिखा लेंगे, लेकिन मैं मायके आई हूँ तो मेरे भाई ने लेके आया। तो ऐसे करके इतना माइल्डनेस इतना है कि उसको अब अगर उस बर्दाश्त हो जा रहा है, कोशिश करती है जब तक बर्दाश्त हो जाए तब तक वो अपनी स्थिति को के लिए कोई को कंप्लेन नहीं करती, वो सिक्रेटिव मोड में उसको बर्दाश्त, उसको झेलती रहती है या झेलता रहता है। दूसरा, एफेक्शनेट, बहुत ही ज्यादा किसी से, मतलब आप आराम से, उस लगेगा कि इससे फीलिंग ऐसी होती है कि बहुत प्यार झलकता है इसके बिहेवियर में। ये जितने भी है सब इसकी विशेषताएं हैं। बिन्युलेंस, इम्प्रेशनेबल, आसानी से अपनी इम्प्रेशन को रिसीव करने वाला व्यक्तित्व होता है, बहुत ही ज्यादा भलाई करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा स्नेह और दूसरों के लिए प्यार करने वाला व्यक्ति होता है। एल्डिंग डिस्पोजिशन, बहुत ही आसानी से बात को मान लेने वाला, रिजर्व्ड और बहुत संयमी, मिलनसार, बहुत ही ज्यादा अपने को ओपन नहीं करना, अपना काम बस करना है, इस तरीके की इसकी पर्सनालिटी होती है। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने ये जो ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी जो मैंने अभी आपको जो
ये शुरू में ही जो कहानी बताई थी, जो हेड मास्टर वाली, ये उसके अंदर मैंने यही पाया कि देखो, इसकी तो घंटी चोरी हो गई, और इसके बावजूद में भी इसको इतना ज्यादा अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का इतना ज्यादा ख्याल है। वो इतना तक बोला कि मैं तो भगवान के पास जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, इस तरीके की बातें वो हमसे बोल रहा था कि भगवान के पास जाएंगे तो क्या। तो ये ड्यूटी का ही ख्याल था उसको, अपने इस चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल है। इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि अगर इसको कुछ काम दे दिया गया तो वो अपना नुकसान हो जाए, अपना सब कुछ चल जाए, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो जिम्मेदारी सही से निभा ले। मूड एग्रीएबल, बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही विरोध करने वाला व्यक्तित्व होता है। जब इसका सब कुछ सामान्य चलता रहता है और थोड़ा विपरीत स्थिति भी होती है तो ये अपने को आसानी से मान जाता है। एंगर हिमसेल्फ विथ, और अगर कोई चीज ऐसी दिक्कत होती है तो ये अपने अंदर अपने ऊपर ही गुस्सा कर लेगा कि यार मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था। केयरफुलनेस, कॉशियस, कंपनी डिजायर फॉर और रिलीजियस अफेक्शन टू फाइट विथ रिलीजन। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता है, कॉशियस भी होता है। और कंपनी, जब ये इसके दिन अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो ये आसानी से बहुत लोगों से मिलनसार व्यक्ति होता है, और कोई भी वर्क को बहुत ही रिलीजियसली करता है। अगर आप मेडिसिन भी दोगे तो मेडिसिन को, अगर वो सही ज्यादा होने, तो रिलीजियसली आपके बात को फॉलो करेगा, जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसको भी रिलीजियसली फॉलो करेगा। और डेल्यूजन क्रिटिसाइज सी इज डेल्यूजन क्रिमिनल ही इज ए डेल्यूजन क्राइम कॉमिटेड ही क्राइम ही है। और यदि अगर कोई भी इससे अगर इस तरीके का भी अगर ऐसे उससे गलती हो गई तो अपने आप को क्रिमिनल की तरह समझता है कि मेरे से ऐसा, मैं ही बहुत बड़ा दोषी हूँ। छोटी भी चीज हो अगर वो चाहता नहीं कि चूक हो, किसी भी प्रकार के उसकी वजह से, अपने उसकी वजह से उसकी सोसाइटी में अगर नाम अगर खराब होता है, या उसको लगता है कि ये इम्ब्रेसमेंट की स्थिति है, तो अपने आप को वो अपने आप को क्रिमिनल की तरह देखता है, और लगता है कि यार मेरे को लोग क्या करेंगे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति होता है। और दूसरा इसकी विशेषता भी होती है कि ये डिफेंस भी करता है। जो डिफेंड करता है, अगर इसको लगता है कि नहीं ये मेरे से ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा ये जस्टिस की बात करता है। जस्टिस ना, ये इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ना जस्टिस इनजस्टिस, ये अपने लिए और ना दूसरों के लिए, दोनों चीजों को ये लेके चलता है। मेडिटेटिंग, रिपोजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को दोषी करार देता है। कॉन्सलेशन एग्रावेट और कॉन्सलेशन एग्रावेट सिंपैथी, ये जो स्थिति है, जब वो जो जब अगर उससे कुछ हो जाता है तो फिर वो कोई गलती अगर उससे हो गई, अगर उसको कोई काउंसिल कर रहा है तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है, वो अपने को ही कोसता है, अपने को ही लगता है कि यार ये ऐसा मेरे से नहीं होना चाहिए था। सेकेंड स्टेट, the person of Ignatia is more sensitive of mutual understanding in any field. It's like care, love, affection, help, responsibility. He do these things without demand of other. I mean, when he feel whatever to need for someone, he does he does in the same manner. Ignatia want to fulfill his need who concerned with him in the past. इसका मतलब ये कंसर्न रहता है कि जैसे मैं बिना किसी को समझे ये सारे उसको इमोशन, सारा मोरल सपोर्ट, सारी चीजें हम दे रहे हैं, वैसे ही जब अगर मेरे को जरूरत हो तो बिना कहे अगला व्यक्ति भी हमारी भावनाओं को, हमारे को अगर जहाँ हेल्प की जरूरत है, हमें जहाँ प्यार की जरूरत है, हमें जहाँ जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, वो व्यक्ति हमें विदाउट एनी ओपन द माउथ, वो बिना किसी के उस तरीके से हमें वो हेल्प करे। सी डज नॉट ओपन हर माउथ फॉर ओन हेल्प एंड इन एनी एडवर्स कंडीशन अंटिल सी बियर। जब तक उसको बर्दाश्त हो रहा है, जब तक वो बर्दाश्त कर पा रही है, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलती, अपना कंप्लेन नहीं होता उसका। द इग्नेशिया पर्सन ऑलवेज अटेंशन ऑन हिज ड्यूटी एंड जस्टिस एंड द सेम टाइम ही ही नो हिज राइट वेरी वेल। ये अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को, अपने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से वो समझती है, और साथ साथ अपने क्या मेरा अधिकार है उसको भी अच्छे तरीके से ये समझते हैं। ही नेवर डू इनजस्टिस एंड नॉट बियर इनजस्टिस, ना वो इनजस्टिस किसी के साथ करता है और ना इनजस्टिस बर्दाश्त करता है।
but at starting time he defend silently only because of his oversensitiveness of moral impression। और जब वो बर्दाश्त करने की स्थिति जब रहती है, जब वो मुंह बंद किए रहते हैं, मुंह बंद करके डिफेंड करने का मात्र केवल एक ही कारण है कि वो अपने मोरल इंप्रेशन को, जो उसकी सोसाइटी में नाम है, जो उसने अभी तक रिपुटेशन कमाया है, जिस तरीके से लोग उसको जानते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए केवल इग्नेशिया अपना डिफेंस साइलेंटली करते हैं। उसको विरोध करने का मात्र एक तरीका है कि मुंह बंद कर लो, चुप रहो, मत बोलो। मात्र एक ही कारण है कि अपने इंप्रेशन को, जो उसके जो एक गुड इंप्रेशन पड़ा हुआ है, वो बैड इंप्रेशन में ना जाए। बट इग्नेशिया वन हैंड टू do his duty with full responsibility, and another hand he want to maintain the reputation and social position in the society। एक तरफ वो अपनी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना है, और दूसरी तरफ मेंटेन करना है अपनी रिपुटेशन एंड सोशल पोजीशन को। ये जो 4 पॉइंट है, इग्नेशिया पूरी तरीके से इसको, इग्नेशिया का पेशेंट जो भी, या लेडीज या जेंट्स कोई भी, अगर वो होता है तो बस इसी को मेंटेन करता है। और जो टीचर का जो मैंने कहानी सुना है, सेम यही पोजीशन था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के ऊपर में पूरी तरीके से था कि मेरे से ये कैसे चूक हो गई। और दूसरा उसका पब्लिक रिपुटेशन और सोशल पोजीशन को लेके बहुत ज्यादा परेशान था कि हम मरने भी गया, सुसाइड भी करने जा रहा, तो उस समय भी उसको अपने सोशल पोजीशन का ख्याल आ गया कि यार मैं मरूंगा तो मुझे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग इस तरीके से मेरे बारे में मरने के बाद में क्या करेंगे, मेरे बेटे के बारे में क्या कहेंगे। इस तरीके से इग्नेशिया अपने को मेंटेन करता है। When all these points are not maintained according to his will, it's give him a lot of mental discomfort। और जब ये इसका जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ड्यूटी है, जब और इसका जो है सोशल कंसर्न है, जो इसका पोजीशन है, जो रिपुटेशन है, अगर ये मेंटेन नहीं होता है, तब इग्नेशिया का तकलीफ बढ़ जाता है। हम कुछ रूब्रिक्स देखते हैं। सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन टू, ये जो मोरल इंप्रेशन है, इसको लेके हमेशा सेंसिटिव रहता है, सिक्रेटिव, और बहुत ही जल्दी अपनी बातों को बहुत ही लाइटली, बहुत ही जल्दी में नहीं बोलना, इतना ज्यादा बहुत सी चीजें अंदर में छुपाए रखना, अपने गम को छुपा के रखने वाला अगर व्यक्ति है तो बहुत ही देर तक तो वो इग्नेशिया है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, अन्याय को कभी वो सपोर्ट नहीं करता, अपने ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी। और ये जो चीजें हो जाती है, जब ये चीजें उसको नहीं मिलती है, जस्ट इसके एडवर्स विपरीत में चला जाता है, तब उसको तकलीफ अलग अलग तरीके से उसको होने लगती है। एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, जब उसकी तकलीफ होती है, जब उसका सम्मान लॉस होता है, सम्मान का नुकसान हो जाता है, उसके इज्जत में कमी आ जाती है, प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, और वो तब उसको तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड, कोई उसके दोस्त कोई भी हो सकता है, या कोई वेल विशर उसको धोखा दे दिया, जो जिसके लिए उसने कुछ अच्छा किया और उसने उसको धोखा दे दिया, उस समय उसको तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट फ्रॉम केयर सर्वरी, और इस उसको रात दिन जो दूसरे की केयर और चिंता किया है, उसकी वजह से भी उसको तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट फ्रॉम इमोशंस, तमाम प्रकार के जो इमोशंस होते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी इमोशंस है, उसकी वजह से ज्यादा देर उसमें हो रहना, उसकी वजह से भी तकलीफ होना। एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस, ये भी एक तकलीफ देता है। अगर वो कंपनी में नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है, बहुत दिन तक अगर घर ही में पड़ा रहा, तो भी एक तकलीफ देता है। इंडिग्नेशन, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मैंने क्या कि एक ऐसा जो राइटियस एंगर, जो ए फीलिंग ऑफ राइटियस एंगर, जो जिसके अंदर कुढ़न है, घुटन है, थोड़ा सा जो नाराजगी है, क्षुब्ध है, इस तरीके का स्थिति में भी वो उसको तकलीफ होने लगता है। एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स ओन्स, कई बार उसको अपने अपने लोगों से मतभेद हो जाता है। पेरेंट्स, कोई भी जो अपने पेरेंट्स जो उसको पाले पोसे हैं, उससे भी अगर किसी बात पे, उसके अपने सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे अगर किसी तरीके से उसका मतभेद हो गया, उसको सोचते सोचते भी वो बीमार पड़ जाएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड्स ओन, मतभेद अपने दोस्तों के बीच में होने से भी उसको तकलीफ होने लगती है। Element from love disappointed, element from shame, element from unhappiness, and element from
एलिमेंट फ्रॉम क्रिटिसाइज फ्रॉम बीइंग, जो किसी की निंदा करने से भी अगर उसको, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ऐसा व्यक्तित्व हूँ जो मेरा सारा चीज में, कोई मेरी निंदा कर ही नहीं सकता, मैं अच्छा से जो कर रहा हूँ दूसरों के लिए, तो मेरी निंदा कैसे हो सकती है। लेकिन अगर उसकी क्रिटिसाइज होगा, उसको उससे भी उसकी तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, और अगर एम्ब्रेसमेंट, अब एम्ब्रेसमेंट उसको किसी भी कारण से कोई भी चीज की जो कमी, अगर उसके लिए, अगर वो सोशल पोजीशन है, जो उसका ड्यूटी है, जो उसका कोई भी चीज उसके जो उस इनजस्टिस है, कोई भी चीज की अगर उसको लगेगा कि जो 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 व्यक्ति जिस चीज की महत्ता देता है, अगर उसके पास में वो चीजें नहीं है, तो उसको एम्ब्रेसमेंट होता है, तो वो उसकी वजह से भी उसको तकलीफ होने शुरू हो जाता है। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, irritability, pain during spoken to being aversion और fear social position about it। और जब उसको ये जो अपने सोशल जो समाज में जो ये सारी जो उसकी पोजीशन बना हुआ है, उस पोजीशन को भी लेके वो डरा रहता है कि अब के मेरी साख कहीं और न नीचे गिर जाए, वो मेरा पोजीशन किस मेरी बीमारी या मेरी वजह से जो मैंने अभी तक बनाया है, जो हमने अभी तक मेंटेन किया है, वो मेरा पोजीशन कहीं डाउन ना हो जाए, इसको लेके भी। और वो जो टीचर की बात, जो हेडमास्टर साहब की बात कर रहे थे, उसमें ये भी दिखा कि अपने पोजीशन, वही सोशल पोजीशन के लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरीके से मेरे को करेंगे, और हम इस तरीके से मेरे को लोग चोर बोलेंगे, ये जो घंटा चोरी हुआ है इसको मेरे को चोर बोलेंगे, ये सारी चीजें उसको डरवा रहा था। तो और इस स्थिति में वो चुप हो जाता है, सैडनेस, टैसिटर्न, टैसिटर्न फ्राइट आफ्टर, चुपचाप होना, खामोश हो जाना, बहुत कम बोलना, लोगों से अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको बंद कर देना, अपने आप को रिजर्व की तरफ लेके चले जाना, रिजर्व हो जाना, ये सारी चीजें इसकी तकलीफ में देखी जाती है। क्वाइट डिस्पोजिशन, चुपचाप हो जाना, बिल्कुल किसी से बात ना करना, गंभीर हो जाना, टॉकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स एग्रावेट, और अगर कोई उसको, अगर जो जो उसको अच्छा नहीं लगता, उस तरीके की बातें अगर उसके सामने अगर कोई करता है, तो उससे उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। और इन सब स्थिति में कई बार उसको अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, एंगर हिमसेल्फ विद, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, एंगर कंसोल व्हेन, जहाँ पे आपने माइल्ड स्टेट में देखा इसके पहले वाले में कि कितना अच्छे से विपरीत परिस्थिति में भी बहुत ही माइल्ड रहता है, विपरीत परिस्थिति में भी सब चीजों को मैनेज कर लेता है, गुस्सा नहीं है। लेकिन अब जब वो तकलीफ है और जब उसकी सीमा पार कर गई, जब वो आगे बढ़ गया, उस जहां तक उसकी सीमा थी उसके आगे वो बढ़ गया, उसके उसकी वजह से उसको ये सारी तकलीफें आने लगती है। और अगर उसको कोई कंसोल करता है, एंगर कंसोल्ड व्हेन, अगर कोई उसको कंसोल करता है, तो उससे भी उसकी दिक्कत होने लगती है। हम थर्ड स्टेट देखते हैं। No doubt about the person of Ignacia is a very gentle and humble। इस बिल्कुल कोई संदेह ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इग्नेशिया जैसा व्यक्तित्व समाज के लिए हमेशा हितकारी होता है, वो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, कभी वो गलत रास्ते से अपने को नाम और फेम कभी नहीं, नेम एंड कभी कमाना नहीं चाहता है। दिस काइंड ऑफ पर्सन गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, ऐसे ही लोग सोसाइटी में समाज से इज्जत कमाते हैं। बट वी नो दैट ए वेरी एवरी गुड एंड बैड इमोशन इन एवरी मैन एंड वुमेन, सब हम ये सब समझते हैं कि सारे इमोशंस अच्छा या बुरा सबके अंदर है। द जर्नी ऑफ इग्नेशिया स्टार्टेड फ्रॉम मोरल सेंसिटिवनेस एंड सफर आल्सो फॉर इट मोर। जब जो इसकी जर्नी है जो स्टार्ट होती है, वो सारा चीज वो अपने मोरल के लिए ही करता है, वो जो अपना जो ड्यूटी करता है, जो अपना इंप्रेशन के लिए करता है, जो हमारा समाज में पोजीशन है वो खराब ना हो, वो अपना कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत ही सजग रहता है। और इसी चीज के लिए वो परेशान भी हो जाता है जब उसको ये चीजें लॉस होने लगती है, जब उसको वो मिलता नहीं है, जब उसको लगता है कि यार मैंने इतना किया और मेरे को कोई समझने वाला व्यक्ति नहीं है, तो इग्नेशिया परेशान हो जाता है। इग्नेशिया, इफ एनीथिंग डन इज नॉट जस्टिफाई, इफ समवन एक्शन और लॉजिक इज अनरीजनेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। कोई भी अगर व्यक्ति उसको, अगर वो जस्टिफाई सही से नहीं किया, उसके कारण को सही से नहीं समझा पाया, या वो नहीं समझा
तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इग्नेशिया डू द सर्विस इन द फेवर ऑफ अदर, वो हमेशा दूसरों के फेवर में अपना वर्क, अपने काम को करता है। बट वेन समबॉडी मेक ए पॉइंट ए फिंगर फॉर हिज ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस, सी कैन नॉट बियर एंड ब्रेकिंग हिम इमोशनली। जब वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, अपने जी जान लगा के, और वो अपनी सर्विस, अपना कार्य करता है, अपनी ड्यूटी करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता है, बट किसी भी कारण से, किसी भी तरह से, यदि अगर उसके ऊपर, अगर उसके ड्यूटी के ऊपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, उसके जस्टिस को लेके कोई एक उंगली भी खड़ा करता है, कोई एक पॉइंट भी निकाल देता है कि नहीं ये पॉइंट, तो उसको वो बहुत ही ज्यादा वो हर्ट होता है, ये उसको बर्दाश्त नहीं होता। सी ट्राई टू डिफेंस क्वाइटली, वो चुपचाप होके पहले तो डिफेंड करता है और अपने एंगर को सप्रेस करता है, सप्रेसिंग हर एंगर एंड आउटब्रस्ट इमोशन ओनली फॉर मेंटेनिंग द सोशल कंसर्न। और ये आखिर ये करता क्यों है? करने का मात्र एक ही कारण है कि वो अपने सोशल कंसर्न को खराब नहीं करना चाहता, उसको मिटाना नहीं चाहता, उसको बनाए रखना चाहता है। जो अच्छा, जो पोजीशन वो समाज में बनाया है, जो लोग उसके बारे में अच्छा समझते हैं, वो इस कारण से वो डिफेंड करता है, इस चुपचाप साइलेंटली, और अपने गुस्से को बर्दाश्त करता है, सप्रेस करता करके कि हम अब नहीं बोलेंगे, जो बना बनाया है वो भी बिगड़ जाएगा इसलिए। But day by day, the concerning people of Ignatia do injustice with him, then he become made like a villain। ये बिल्कुल जो है, जब अगर जो व्यक्ति से उसका कंसर्न है और वो बार बार उसके साथ इनजस्टिस की फीलिंग दे रहा है, वो इग्नेशिया पर्सन इनजस्टिस का फील कर रहा है, तो वो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरफ फट जाता है, बिल्कुल वो ऐसा रिफ्लेक्ट बिल्कुल फटता है, विच रिफ्लेक्ट इन हिज एंगर, रेज एंड वायलेंस। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह हो जाता है। ही रिवोल्ट्स अगेंस्ट अथॉरिटी, चाहे जो कोई भी हो उसके खिलाफ वो खड़ा हो जाएगा, एंड डिनाई देयर कंट्रोल ओवर हिम, और अब उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ही फाइट बैक एंड जस्टिस एंड स्ट्रगल, और वो कोशिश करता है कि वो अपनी जो है संघर्ष के साथ वो अपने इनजस्टिस को जस्टिस में बदल दे, जो उसको इनजस्टिस की फीलिंग है वो जस्टिस हासिल कर ले। The struggle and effort give him a lot of mental and physical discomfort due to his nature। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है विपरीत परिस्थिति में, तो ये जाहिर सी बात है कि उसकी एनर्जी तो लॉस होगी, और वो एनर्जी उसको ये डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल। एट लास्ट द स्टेज कम इन हिज लाइफ, ही फील दैट इट इज ए यूजलेस टू परसू फर्दर बिकॉज ऑफ फॉलिंग पावर एंड ही quit with no hope of success। जब ये लगातार स्ट्रगल करने लगता है, लगातार स्ट्रगल करने लगती है, और वो स्थिति आ जाती है कि उसका फिजिकल और मेंटल दोनों धीरे धीरे डाउन हो जाता है, एनर्जी कम खत्म होने लगती है, खत्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल अपने को क्विट कर लेते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं, विथ नो होप ऑफ सक्सेस। और जो सफलता की आस में उसने स्ट्रगल किया था, सफलता की आस में जो एफर्ट दिया था, वो सफलता अब उसको नहीं मिलेगी, ये मान के वो अब इस चीज से, अपने उस जो स्ट्रगल है उससे हटने की को हट जाता है। ही डिस्पेयर एंड डिसकंटेंट विथ हिज सराउंडिंग, और जो सराउंडिंग में जो लोग हैं जिसके लिए वो किया, जिससे उसको अपेक्षाएं थी, उससे वो बिल्कुल तरीके से असंतुष्ट हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा डिस्पेयर हो जाता है अपने सराउंडिंग के लोगों से। ही अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ साइलेंस एंड इरिटेटिंग, और फिर साइलेंस हो जाता है, चुप हो जाते हैं, और माइंड इरिटेट होता रहता है। बट ही नेवर फॉरगेट द होल इवेंट व्हाट एवर हैज ऑकर्ड, और यही इग्नेशिया की खासियत है कि वो अपनी, वो जो उसकी दिक्कत है, चाहे वो 20 साल पुराना हो, चाहे 25 साल पुराना हो, अगर उसे जो तकलीफ है, जो तकलीफ जिसने दिया है, वो हमेशा आपको उसी मोड में, नए के मोड में ही रहेगा, हमेशा वैसे ही लगेगा कि वो आज ही हुआ है, उसी तरीके की वो उस दिमाग में उसके रहता है, कभी वो अपने उस पुराने घटना को कभी नहीं भूलता है या भूलती है। नाउ ही इज नॉट एबल टू फेस हिज ऑपोजिट सरकमटेंसेस, ही बिकम रेस्टलेस एंड पजल। और जब ये स्थिति आता है, तो वो जो ये पोजीशन जो हो जाता है, जो सामने से जो जैसा वो नहीं चाह रहा वैसा हुआ, तो बहुत ही ज्यादा वो परेशान और बेचैन हो जाता है। सी हैव नो एनर्जी टू थिंक्स मोर अबाउट व्हाट
इज गुड एंड और व्हाट इज बैड, ये अब उसके पास दिमाग अब नहीं काम करता इतनी परेशानी में कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस तरीके से इग्नेशिया हैज लॉस्ट हिज पेशेंस, और अपने पेशेंस को लॉस कर जाता है। जो उसकी धैर्यता है, जो धैर्यता उसकी खासियत है, जो धैर्यता उसकी खासियत है, वो धैर्य पेशेंस ही चला जाता है। अल्टीमेटली द रिजल्ट टर्न इनटू फ्रस्ट्रेशन, ही हैज सरेंडर एवरीथिंग विथ डिसकंसल्टिंग, और सारा कुछ जो है अब जिस चीज से कंसर्न, सारी चीजों को वो छोड़ देता है, छोड़ देती है। और फीलिंग विथ disconcerted feeling and brooding when he feel better, और जब वो अपने को बीच में कभी बेटर महसूस करते हैं तो ब्रूडिंग मतलब चिंतन करके वो कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी करता रहता है, बट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उसको उस चिंतन से भी कुछ हल निकलता नहीं है। हाउ टू कम आउट फ्रॉम हिज सफरिंग, कैसे उस अपने उस सफरिंग से जो उसकी दिक्कत है उससे बाहर आए। और द जर्नी ऑफ इग्नेशिया इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, इसी तरीके से इग्नेशिया की जर्नी चलती रहती है। कुछ रूब्रिक्स के माध्यम से हम इसको जर्नी को और आगे समझते हैं। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू, जो मैंने अभी ये बोला कि चाहे वो 10 साल भी पुराना हो, 25 साल भी पुराना हो, इग्नेशिया जो उसके निराशा ने जो तकलीफ दी है, जिस कारण से उसका जो तकलीफ हुआ है, वो हमेशा वो नया ही रहता है, कभी वो पुराना नहीं हो सकता। इग्नेशिया हमेशा उसी उसी मोड में वो तकलीफ को झेलता है जो मोड उसके पुराने हुए हैं, चाहे कितना भी पुराना। जैसे वैसे ही समझना होगा कि जैसे हमने नए कपड़े आज खरीद लिए और अपने को अलमीरा में डाल दिया और 10 साल बाद निकाल रहे हैं, तो बस वैसे ही समझना है। एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ, जब उसका पोजीशन लॉस हो गया, जो उसकी जो सामाजिक पोजीशन थी उसके कारण उसको तकलीफ। एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट, अगर कुछ सजा मिली, कुछ जो उसको लगता है कि ये मेरे को बेवजह मेरे को बोला गया, पनिशमेंट हर व्यक्ति किस तरीके से ले रहा है वो उसके पनिशमेंट ही हो सकता है, तो वो उसको तकलीफ देता है। एलिमेंट फ्रॉम एंगर साइलेंट ग्रीफ विद, ये एलिमेंट फ्रॉम डेथ लव्ड एंड पेरेंट्स और फ्रेंड ऑफ, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल शॉक फ्रॉम, ये अलग अलग तरीके से इग्नेशिया प्रभावित होता है, इग्नेशिया को तकलीफ आता है, जिससे वो जुड़ा हो, जिससे वो बहुत प्यार करता हो, जिससे वो तकलीफ उसको। मैं एक पेशेंट का मैं एक यहाँ बता रहा हूँ कि एक फैजाबाद के एक पेशेंट आया था मेरे पास, 10 साल हो गया था उसको, और 10 साल से वो कोई काम नहीं करता था, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और मैंने जब वो पूछा तो वो बाहर दिल्ली में नौकरी करता था, और कोई भी उस जगह पे उसके बाद में जो हिस्ट्री दिया कि मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जब पूछते पूछते जब पता चला कि 10 साल पहले हुआ क्या था, तो उसने बताया कि मेरी माँ का डेथ हो गया था, उसके बाद मैं कभी मेरा दिमाग, और मैं किसी को आज तक बताया नहीं हूँ, उसके दो या तीन बच्चे भी थे, वाइफ भी थी, बट वो कहीं उसको मन नहीं लगता था, और किसी को ये बताता भी नहीं था कि मैं इस वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ, परेशान रहता हूँ। अपने माँ के डेथ के बाद में वो कई शॉप भी उसने खोले, लेकिन कहीं पे वो सक्सेस नहीं हुआ। कितने 2 से 3 शॉप, 4 कहीं दूसरे जगह पे भी काम करने जाता था, तो वहां पे भी उसका वो मन नहीं लगता था। तो इग्नेशिया इस तरीके से अपने को सीक्रेट रख के, अपने दुख को, तकलीफ को, जो उसकी तकलीफ है उसको शेयर भी ज्यादा नहीं करता है। बहुत ही क्लोज, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही उसको विश्वास में लेने के बाद में वो बोलेगा, और बोलेगा तो रोने भी लगेगा, उतना रोएगा कि वो जितना दिन तक सप्रेशन दिया है वो बहुत ही, क्यों किसी के सामने रोना भी नहीं चाहते। एलिमेंट्स फ्रॉम मोटिफिकेशन, जो उसकी जो मोटिफिकेशन मतलब आत्मदहन, मानहानि, शर्मिंदगी, ए फीलिंग ऑफ सेम, ह्यूमिलेशन और वुंडेड प्राइड, वो इस तरीके से अपने अंदर में ये जो रात दिन एक ही चीज को लिए बैठा हुआ है, बहुत घुट रहा है, दम घुट घुट रहा है उसका, उस तरीके से उसको अपने आप को करते करते भी वो बड़ी सी तकलीफ अपने आप को ले लेता है। आइडिया डिफिशियंसी ऑफ और क्रिटिनिज्म, ये जो क्रिटिनिज्म है ये माइंड सेक्शन में है। वैसे क्या है कि ये फिजिकली ये जो हाइपोथायराइडिज्म, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म क्या है, लेकिन यहाँ पे इसको ये समझना है कि उसकी जो है ये सारी तकलीफ जब ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां पे वो ज्वालामुखी की तरफ फट जाता है, सारी चीजें अब उसके हाथ में लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा, हेल्पलेस हो जाता है। तो जो शुरुआती दौर में उसके पास में बहुत ही अच्छा दिमाग था, बहुत ही सारी चीजें थी,
और उसके आइडियाज भी सब कुछ बड़े बड़े थे, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ही बौना हो जाता है। थॉट्स उसके आते नहीं है कि वो कुछ सोच पाए कि क्या कैसे होगा, अच्छा या बुरा क्या होगा, ये इस तरीके से करता है। डिल्यूजन डिजीज इनक्यूरेबल डिजीज ही है जैन। और वो अब सोचने लगता है कि जहाँ कि अब ये बीमारी अब ठीक नहीं होगी, वो ऐसी उसकी तकलीफ लग गई है कि अब ये हमारे से अब ठीक होने वाला नहीं है। वो ऐसा तकलीफ है कि जो हमको ऐसे ही चलते रहना है। ब्रूडिंग ट्रबल्स इमेजिनरी ट्रबल्स ओवर, और चिंतन करता रहता है, जो चीजें नहीं है उसको लेके भी, जो तकलीफ नहीं आया उसका भी उसके चिंतन में दिमाग में आता रहता है। माइंड कैप्रियसनेस माइंड हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता मुझे चाहिए क्या, और जो चाहिए तो उसको जो बोलता है तो उसको दोगे, जो बहुत पास्ट में अच्छा लगा रहता है उसको भी वो रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्टिंग द थिंग्स फॉर विच ही हैज बीन लॉगिंग व्हेन ऑफर्ड ही, जब वो कैप्रिशियस माइंड हो जाता है। डेल्यूजन इंसल्टेड ही इज, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई इंसल्ट कर रहा है। डेल्यूजन लाफ एंड मोक एट बीइंग, उसको लगता है डेल्यूजन टॉकिंग फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट हर, मॉकिंग अदर्स आर मॉकिंग एट हिम थिंग्स, और उसको ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई मजाक उड़ा रहा है, और मजाक हमारा कोई हंसी उड़ा रहा है, हंसी कर रहा है, इस तरीके की स्थिति में आ जाता है। वो चीजों को सही से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता है। एक पेशेंट, मैंने इसको एक पेशेंट थी, वो घर में उसको ये स्थिति हो गई थी डिप्रेशन में, बहुत लंबे टाइम से उसको तकलीफ थी अर्थराइटिस का। उसको करते करते उतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि वो बोलती थी तो बोलना जो चाह रही थी वो दूसरा कुछ बोल जाता था। तो उसके घर वाले बच्चे जो है उसको मजाक उड़ाते कि मम्मी तुम बोल भी नहीं पाती हो। तो अपने बच्चों की बात को भी लेके वो मतलब जो है बोलना बंद कर दी थी कि मेरा बच्चे ही मजाक उड़ाते हैं। जब मेरे पास आई तो मैंने जब उसका केस लिया तो वो मतलब इस बात पे भी रोने लगी कि मेरे मैं बोलती ही नहीं हूँ इसीलिए कि मेरा बोलेंगे कुछ और मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, और ये बच्चे हमारे हमारे इवन मेरे हस्बैंड भी मेरे मजाक उड़ाते हैं, इस तरीके के। और अगला व्यक्ति जो बोल रहा है वो बड़ा लाइटली, मैं जब उन लोगों से बात किया तो बोला मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, हमको क्या पता कि मेरी माँ या मेरी वाइफ जो है इस तरीके से, इस तरीके की स्थिति कि उसको लगता है कि हमारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और अगला व्यक्ति को ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसका वो मजाक उड़ा रहा है या उसका मजाक बना रहा है। इस तरीके की इग्निशिया की फीलिंग बहुत ही ज्यादा, डेल्यूजन इंसल्टेड ही, अपने आप को लगता है कि कोई उसका, और उसको लगता था कि हमें कोई इंसल्ट कर रहा है। डाउटफुल रिकवरी ऑफ, इन सब चीजों से उसको लगता है कि अब ये हमारी तकलीफ जो है ठीक नहीं होगी। सस्पिशियस टॉकिंग अबाउट हर पीपुल आर, जब इस स्टेज में चले जाते हैं तो उसको संदेह होने लगता है कि अनायास कोई ऐसे लगेगा कि उसको लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं, और ये सब चीजों से वो ऊब जाती है, न्यू ऊब जाती है। हेल्पलेस फीलिंग, बहुत ही हेल्पलेस हो जाता है, और सिंकिंग हेल्प फॉर, और इस स्टेज में उसको लगता है अब भी हमें कोई सहायता करेगा, नहीं सहायता करेगा तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जो साइलेंट मोड में है, जो चुपचाप मोड में है, बिल्कुल कहीं अपने को अब वो हो रहा है, अब वो चिल्लाने को लगता है कि किसी से हमारा कोई हमारी सहायता कर दे। fear approaching of others for of fear approaching of others of children cannot bear have anyone come near them, कोई उसकी तरफ जाए और अगर उसके बारे में कुछ अच्छा चीज करना चाहे उसको भी उसको डर लगता है। फियर हैपन समथिंग विल हॉरिबल समथिंग, उसको लगता है कि कुछ भयानक ऐसी चीजें होने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक होगा, और जो हुआ नहीं है अपने इस घटना से, अपने इस उससे, वो सारी चीजों को वो जोड़ने लगता है। फियर फियर पॉइजन बीन, जो चीजें से उसको लगता है कि ये मेरे को नुकसान कर देगा, कुछ भी चीजें उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे को दवा हो चाहे खाना हो चाहे कुछ भी ऐसा लगता है, उसको डरवाने लगता है कि ये कहीं मेरे को नुकसान तो नहीं कर रहा है, यही चीज तो मेरे को नुकसान नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब मैं वहां से दवा ली थी, मुझे तो लग रहा है उसके बाद ही मेरे को सारी चीजें ये तकलीफ हो गई, तो अब वो दवा भी नहीं खाना, कोई चीज अगर खा लिया कुछ हो गया वो नहीं खाना, ये डर। फियर स्लीप नेवर स्लीप अगेन ही विल, उसको ऐसा लगने लगता है इस स्टेज में कि अब वो कभी नहीं सो पाएगी सो पाएगा। और फॉरगेटफुल वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग ऑफ, जो वर्ड्स उसको चाहिए, जो मैंने अभी भी पेशेंट के बारे में बताया, जो वर्ड चाहिए जो दिमाग में है बट वो मुंह पे ओठ नहीं चल पा रहे हैं, वो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, वो प्रॉपर वर्ड उसकी मिसिंग हो जाती है बट बोल नहीं पा रहा, इस तरीके के इस स्टेज में दिखने को मिलता है।
इंसेनिटी डिस्पेयर विद, और इस तरीके से वो इस सारी घटनाओं से वो विक्षिप्त हो जाता है, मूर्ख, बिल्कुल इस निराश हो जाता है। और इंट्रोस्पेक्शन फ्राइट आफ्टर, बहुत डर जाता है, तो कई बार अपने को आत्मावलोकन भी करता है, सोचता है कि आखिर कहाँ पे दिक्कत है, बट सक्सेस नहीं हो पाता है कई बार। अब की सही चीज क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, वो चीजों को वो समझ नहीं पाता। फिगनिंग सिक टू बी सिंकिंग विथ, ओ, ये कई बार उसको द एक्ट ऑफ गिविंग ए फॉल्स अपीयरेंस, ये जो है नाटक करना जो है बीमारी का। तो कई बार क्या होता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि वास्तविकता में जब वो सही है या गलत है, क्या हो रहा है, वो चीजों करके उसको लगता है कि ये हमारी, ये बीमारी का ही हिस्सा है, और उस तरीके से एक्ट होने लगता है। डॉक्टर के पास में, घर में इस तरीके का स्थिति दिखता है कि नहीं, सच में इसको बहुत बड़ी तकलीफ है। कंपनी एवर्जन टू वीप हैज टू वेन ही, और उसको कंपनी अच्छा नहीं लगता। जहां पे आप माइल्ड स्टेट में कंपनी एम्लिएशन था, कंपनी में उसको अच्छा लगता था, यहाँ पे अब उसको कंपनी अच्छा नहीं लगता, उसको रोना पड़ता है। रो तो अकेले में ही रोना, किसी के पास वो रोने की जरूरत नहीं है। कंप्लेनिंग स्लीपिंग, ये स्थिति होता है कि सोने में वो कंप्लेन कर रहा, मतलब नींद नहीं आ रही है। डिलीरियम ट्राइंग विथ हेल्प फॉर, और दिलेर हो जाता है, उसको चाहता है कि कोई उसको हेल्प करे, ये स्थिति से बाहर निकले और इस स्थिति से निकल जाए। डिलीरियम पेन फ्रॉम, और ये अपने पेन के दौरान में भी डिरेल हो जाता है। ग्रीफ साइलेंट एंगर आफ्टर, ग्रीफ साइलेंट लव फ्रॉम, ये उसको जो दिखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गहरा दुख है, जो बहुत ही ज्यादा उसको शोक व्याप्त है, अब वो सहन नहीं हो पाता, इस तरीके की स्थिति में भी वो, उसको गुस्सा उसके बाद आता है। और साइलेंट लव फ्रॉम, अपने जो किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहा और उसको वो चीजें प्राप्त नहीं हुआ, उसको भी वो गहरे दुख में वो चला जाता है। जैसे वो जो जो अपनी माँ, उसकी डेथ हो गया था, और लेकिन वो किसी से नहीं बोल रहा था, साइलेंट मोड में है, और और अपनी माँ से इंतहा प्यार करता था, और वो 10 साल बाद में रोया था मेरे क्लिनिक में, मुझे याद है। ग्रीफ डिसेप्शन फ्रॉम, ग्रीफ फ्राइट आफ्टर, ग्रीफ पनिशमेंट आफ्टर, और रिपोचिंग ऑदर्स, ये जो है जहां पे रिपोजिंग हिमसेल्फ था, अब रिपोचिंग ऑदर्स है। जब वो माइल्ड स्टेट में था तो अपने ऊपर दोष ले लेता था, अब दोष अब दूसरे को, लगता है कि अब वो दूसरे को दोष दे रहा कि ये सब चीजें जो तकलीफ है उन उसी कारण से हुआ है। इंडिफरेंस एवरीथिंग टू, अब वो इंडिफरेंस हो गया, उदासीन हो गया सब चीजों से, जिससे उसको लगाव था अब किसी से उसको लगाव नहीं है। जो म्यूजिक इंडिफरेंस म्यूजिक विच ही लव टू, जो म्यूजिक उसको पसंद था, वो म्यूजिक उसको अब, उससे भी उसको कोई वो नहीं है। अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स, परस्यूइंग इन नथिंग, बहुत सी चीजें वो ले लेता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट वो कुछ चीज को परसू नहीं कर पाता, कोई चीज को, काम को पूरी तरीके से काम कर ही नहीं पाता है, माइंड हॉच पॉच है। और सिटिंग इंक्लेशन टू सीट रैप्ड इन डीप सैड थॉट्स एंड नोटिस नथिंग एज इफ सिंगल मेडिसिन इग्नेसिया, कि बिल्कुल तरीके से इस स्थिति में वो चुपचाप पड़ा बैठा हुआ है, दुख में है, एक तक लगा हुआ है, उसके सामने से कोई चला जा रहा पता नहीं है, वो अपने थॉट्स में, अपने दुखों के पहाड़ को लिए हुए अपना बैठा हुआ, कोई इस तरीके से लीन है कि आदमी उसके इर्द गिर्द भी घूम रहा, तो किसी का क्या कोई घटना घट गया उसको भी पूछोगे तो वो बता नहीं पाएगा। डेल्यूजन इम्पेटिनेस ऑफ, और उसको लगता है कि अब सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है। और मूड रिपल्सिव, जो पहले मूड एग्रीएबल था अब वो मूड रिपल्सिव हो गया है, अब वो मूड, अब किसी से वो उसका मन नहीं मिल रहा है, अरुचि हो गया है। डेल्यूजन परस्क्यूटेड, ही इज परस्क्यूटेड, अब वो बिल्कुल तरीके से तंग आ चुका है, इन सब चीजों से तंग आ गया। डेल्यूजन ruined, ही, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, ऐसी फीलिंग है, अब कुछ भी बचा नहीं है। डेल्यूजन रॉन्ग डन, ही है, और बीच में उसको भी लगता है मेरे से ही द्वारा कुछ गलती हो गई है। फियर डेथ ऑफ, और मृत्यु का डर उसको लगने लगता है। डेल्यूजन लॉस्ट, सी इज एवरीथिंग लॉस्ट, और उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। डिस्पेयर लॉस्ट थिंग्स एवरीथिंग, निराशा आ जाती है। डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, अब कुछ कुछ नहीं होगा। वीपिंग केयर, उसको अगर कोई पुचकारता है, कुछ केयर करता है, कुछ तो उससे भी उसको रुलाई आ जाती है।
और डेल्यूजन डूम्ड बीइंग, अब उसको लगता है कि अब ये सब कुछ लास्ट है, अब कुछ बचा नहीं है, इस तरीके से अब सब कुछ डूबने वाला है, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत जो भी कुछ है अब समय नजदीक आ गया है, अब हम यहाँ पे अब इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे, इस तरीके की फीलिंग को लेके वो करता है। और ग्रेंटिंग स्लीप ड्यूरिंग, कराहता रहता है, दुख इतनी तकलीफ में अपने सोया है, लेकिन सोया कहाँ है, वो करा रहा है, लेटा है, नींद पूरी नहीं हो रही है। डेल्यूजन मैरिज इज मैरिड ही, ये रूब्रिक्स, ये मैरिज की जो फिलॉसफी है क्या, कि जब हमारी शादी हो गई इसका मतलब हमें शादी निभाना है, हमें जिससे भी शादी हुई, जिससे भी हमारा रिश्ता जुड़ गया, उसको हम एक्सेप्ट करना है। तो लास्ट में ये इस तरीके के भी इसकी फीलिंग आ जाती है कि अब जो बीमारी है वो तो ठीक हो नहीं सकती। सिंगल मेडिसिन इग्नेशिया यहाँ पे डॉक्टर केंट ने दिया कि आपकी जो तकलीफ हो गई है अब वो एक्सेप्ट कर लिया, अब इसी के साथ मुझे जीना है और इसी के साथ मरना है, कुछ नहीं हो सकता, कोई भी दवा नहीं काम करेगा, कोई भी दुआ काम नहीं करेगा, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, जैसे है वैसे ही रहेगा, एंड आई एक्सेप्ट इट, होल लाइफ ऐसे ही चलेगा। और डिस्कंटेड एवरीथिंग विद, सब कुछ से बिल्कुल सारे चीजों से वो बिल्कुल जो है डिस्कंटेड हो जाता है। वीपिंग वाइट डिजायर टू, और हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्टेड प्रोमालरिंग, इस तरीके से वो जो ये भयानक जो घटनाएं हैं उसको बीच बीच में अफेक्टेड करती है। और डिस्पेयर सोशल पोजीशन, और जो स्थिति वो देख रहा है अपने पोजीशन को लेके, वो बहुत ही निराश हो जाता है, कई बार ब्रूडिंग करता है, चिंतन करता है, और इन सारी चीजों के बाद में वो लगता है कि अब ये डिसकंसल्टेड हो गया, कुछ नहीं, अब कोई दवा कोई दुआ कुछ भी नहीं काम करेगा। इस तरीके से ये हमारी जो है जर्नी इसकी इग्नेशिया की चलती रहती है, बहुत ही अथाह इग्नेशिया है। मैं जो मेरी जानकारी थी मैंने कोशिश की, और इग्नेशिया समुद्र है, इसको आप इसको जो है आप एक एक घंटे में जो हो सकता था, जो मुझे समझ में आया, मैंने कोशिश किया कि ये आप लोगों के साथ शेयर करें। और मैं इग्नेशिया का जो केस मैंने जो बताया कि जो मैंने सबसे ज्यादा मेरी शुरुआती दौर की प्रैक्टिस में जो सबसे ज्यादा जो है मैंने इग्नेशिया को, जो वो मास्टर साहब जो हमारे क्लिनिक में आए और जो मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, जो उसकी ड्यूटी को समझा, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि इग्नेशिया इससे अच्छा मेरे को समझ में कभी नहीं आया, कि वो बंदा चोरी भी हो गया और वो जा रहा है सुसाइड करने, तो भी उसको अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई और वो सुसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग क्या कहेंगे। इस तरीके से इग्निशिया की जर्नी चलती रहती है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र जी। अब अपना पीपीटी को रिमूव कर लीजिए। जी सर। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा, और मैंने ये देखा था कुछ रूब्रिक्स आपने मिस किया है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे पहला केस आपने जो बताया है, जिसमें कि उसको एक लग रहा था कि मुझे मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गया, तो ये बड़ा बहुत बढ़िया रूब्रिक्स है। और इसके लिए रिपोर्टरी में एक एंजाइटी गिल्ट कॉन्साइंस ऑफ, मैंने कुछ गलत हो गया, इसके विषय में एक बड़ा अच्छा रूब्रिक्स है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मैं जी समझता हूँ कि ये एंजाइटी गिल्ट गिल्ट मतलब कि हमसे कोई गलती हो गया, अपने आप को दोषी मानना, है ना, दोषी मानना, ये भी इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको कि हम लोग को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये, लेकिन आपने जो एक जर्नी बताया, यात्रा बताया, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये बहुत ही रिमार्केबल है। ये किसी भी दवा को हम पढ़ने के लिए हमको ये जर्नी को समझना पड़ेगा। अगर इस जर्नी को नहीं समझेंगे तो हम लोग बहुत समय में ये सोचते हैं कि यार ये एक ही लक्षण जो है सो दो फेज में देख रहे हैं, एक बहुत माइल्ड है, फिर देखते हैं कि वो बड़ा क्रूएल हो गया। तो क्यों हो गया? ये स्टेज है, पहला स्टेज है। जैसे कहते हैं ना, प्राइमरी एक्शन के बाद में सेकेंडरी एक्शन होता है, और सेकेंडरी एक्शन के बाद में टर्शियरी एक्शन होता है। मैंने पहली प्रतिक्रिया होती है, तो उसके बाद में उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और उसके बाद में उसका एक समायोजन होता है, मैंने एक रिजोल्यूशन होता है। तो ये हम लोगों को किसी भी दवा के साथ में ये लागू हो जाता है। मैंने पहले एक, जैसे आपका कोई जैसे घटना घटा, जैसे उसके, जैसे शैलेंद्र जी आपने जो केस बता रहा था,
बता रहे थे कि वो स्कूल के टीचर जो थे, मास्टर साहब थे, उन घंटी चोरी हो गई, उसके लिए अपने आप को, घंटी चोरी हो गई उस समय में उसका जो दिमाग में मनोस्थिति थी, बाद में चल करके वह स्थिति जो है तो उसका मानसिकता जो है, माइंड जो है तो रिजॉल्व करता है, तो उसके बाद में उसकी मनोस्थिति इसमें परिवर्तन आता है और अंत में वो निकलता नहीं है, क्योंकि कहा गया है माइंड के ऊपर में, माइंड के विषय में कहा जाता है कोई भी चीज जब हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है तो उसे निकालना असंभव होता है, निकाला नहीं जा सकता है। और इसको भी क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हेनीमैन ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, जब भी कोई सोरा माजमा माजमा में सोरा जैसे ही इंटर करता, माजमा जैसे ही आपको टच करता है आपके बॉडी लाइफ के साथ में, वो एक उसके लिए उसको फिर इरेज करना, उसको मिटा देना असंभव हो जाता है ना। ये एक चीज को महत्वपूर्ण, लेकिन उसका क्या होगा, हम दवा के माध्यम से क्या कर सकेंगे, हम उसे बदल सकते हैं, उसका मिनिमाइज कर सकते हैं और उसकी स्थिति को रिवॉल्व। डॉक्टर हेनीमैन ने बड़ा अच्छा कहा कि जब तक आप टोटलिटी, जब तक आप संपूर्ण रूप से पेशेंट का अध्ययन नहीं करते हो तो आपको कभी भी किसी को सुपर पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं चंद्र जी। एक लिखा है एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, दीपक शर्मा जी ने कहा है, और डॉक्टर ठक्कर हैं ये बता रही हैं कि सुपर प्रेजेंटेशन वेल डन, और बहुत अच्छा आपने किया है। तो मैं भी इस बात को करना चाहूँगा, इन्होंने कुछ रूब्रिक्स ऐड किया है, डिस्कनेक्टेड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉथ, ये अच्छा एडिशन है। और प्रियंका चक ने कहा कि एग्नेसिया यू एक्सप्लेन योरसेल्फ वेरी वेल, थैंक यू, अच्छा थैंक यू है ये। तो ये जो ठक्कर मैडम का जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने डिस्ट्रक्शन और ये सारी चीज को ऐड करने के लिए थैंक यू डॉक्टर प्रियंका जी, ये सॉरी डॉक्टर ठक्कर जी। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ में और कोई मैसेज नहीं है, हम लोग का समय भी अब 2 मिनट बचा है, और किसी को और कुछ ऐड करना है, जोड़ना है तो इसमें आप वर्ड चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि डॉक्टर शैलेंद्र जी जो एमडी किए इन्होंने साइकेट्री में, तो मैं कहूँगा कि इनका जो रिपोर्टरी का जो सॉरी एमडी का किए साइकेट्रिक में, तो साइकेट्री का इन्होंने बड़ा अच्छा आत्मसात किया है। और मानसिक लक्षण, क्योंकि इनके पिछले लेक्चर को भी मैंने देखा था और आज भी मैं देख रहा हूँ कि ये साइकेट्री को प्रूव कर रहे हैं, साइकेट्रिक का एप्लीकेशन है। और मैं ये इनसे और भी कहूँगा कि आगे भी आप साइकेट्री के लिए पर ज्यादा अध्ययन करते रहिए, क्योंकि साइकेट्री जो मनोविज्ञान जो है ना, ये अनंत है, ये खत्म नहीं होता है, ये चलता रहता है और नए नए इसमें एडिशन होते रहते हैं। आपको पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स, ये सारे हमारे इसमें आ रहे हैं प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स के प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, और ये सब तो सभी को सुनते रहने से, और इसी यही हमारा इस फोरम का, जो IFPH फोरम का भी उद्देश्य यही है कि हम लोग निरंतर कुछ न कुछ सुनते रहें, और निरंतर सुनते रहेंगे तो दिमाग में कुछ न कुछ तो एक स्टेबिलिटी आती है, अटक जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि अच्छा डॉक्टर ठक्कर जी एक मेमोरी बता रही हैं, memory of our camp conducted at Patna 2 years back, and it was always been a wonderful learning. So thank you, madam, for it was a comment for me. But it is the time to appreciate Dr. young generations. I'm not outdated person now. I'm getting older, so it is necessary that we should promote the younger persons like you and Shalendra, है ना। सबको को प्रमोट करना चाहिए। मेरा और हम लोग का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग निरंतर रूप से सभी को प्रमोट करते रहें, पढ़ते रहें, और इसी के साथ में हमारा समय समाप्त हो गया। और थैंक यू सर। अंकिता जी बेचैन हो रही हैं सेशन को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि समय पूरा हो गया है और हम लोगों का डिसिप्लिन भी निभाना है। थैंक यू एवरीवन। अंकिता जी, नाउ ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर, आज अपना टाइम हमें देने के लिए और इग्निशिया मेडिसिन को इतने अच्छे से, इतने डीप मेंटल रूब्रिक्स और सिम्टम्स के साथ में समझाने के लिए। और लास्ट लेक्चर भी मैंने आपका अटेंड किया था, काफी कुछ सीखने मिला था मुझे। क्योंकि मैं भी पीजी स्टूडेंट हूँ, तो काफी कुछ सीखने मिलता है मुझे आप सभी सीनियर डॉक्टर्स से। तो मुझे लगता है बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ये काफी अच्छा सेशन था आज का। और इसी के साथ में हमारा हिंदी सेशन का टाइम फिनिश हो रहा है, 7:30 से 8:30 तक था जो कि। और अब इसके बाद में इंग्लिश सेशन होगा जो कि 8:30 से 9:30 तक रहेगा। और उसको मॉडरेट करने के लिए डॉक्टर धनेश सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर।